नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्ट 2 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और इसमें आज हम जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर का राज्य क्रियाविधि का नियम समझने का प्रयास करेंगे। 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय को विशेष महत्व नहीं दिया था। उनका ध्यान सार्वजनिक आय पर ही केंद्रित था, क्योंकि उस समय राज्य के कार्य सीमित थे। 19वीं शताब्दी के बाद सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने लगी। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वैगनर ने 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में राजस्व के कार्यकलाप में वृद्धि का नियम प्रतिपादित किया। विभिन्न देशों और विभिन्न कालों की व्यापक तुलनाओं से पता चलता है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में केंद्रीय और स्थानीय दोनों सरकारों के कार्यकलापों में वृद्धि होती रहती है। यह वृद्धि विस्तृत और गहन दोनों प्रकार की है। केंद्रीय और स्थानीय सरकारें निरंतर नए कार्य हाथ में लेती जाती है और पुराने कार्यों को अधिक कुशलता तथा पूर्णता के साथ करती है। इस प्रकार केंद्रीय और स्थानीय सरकारें जनता की आर्थिक आवश्यकताएं एक से अधिक परिणाम में और अधिक संतोषजनक ढंग से पूरा करती है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय 3 दशाओं में प्रभावी होता है। सार्वजनिक संस्थाएं कुशलतापूर्वक कार्य करती है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होता है। तीसरा है, राज्य में ऐसे कार्यों को कर सकता है जो कार्य निजी संस्थाएं नहीं कर सकती। वैगनर के अनुसार सरकारी क्षेत्र का सापेक्ष विकास औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक गुण है। उसने न केवल ब्रिटेन का उदाहरण दिया, जिसने वैगनर से पहले औद्योगिक क्रांति का चरण पूरा कर लिया था, बल्कि अपने समकालीन फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान की औद्योगिक क्रांतियों का भी उदाहरण दिया। वैगनर की बढ़ती हुई राज्य गतिविधियों की परिकल्पना के अनुसार औद्योगिक देशों को प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन स्तर में जैसे वृद्धि होती है, वैसे ही इन देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक रूप से कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में भी वृद्धि हो जाती है। वैगनर ने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा हेतु किया गया व्यय, और दूसरा है सांस्कृतिक एवं कल्याण, जिनमें स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, बैंकिंग आदि को सम्मिलित किया है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में बाहरी सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि राज्य की प्रवृत्ति सामान्य अतिक्रमण से, युद्ध से बचाव और उत्तम हथियारों का प्रयोग करने की होती है। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि आर्थिक इकाइयों और शहरी लोगों के मध्य टकराव में वृद्धि होगी। वैगनर की परिकल्पना को एक डायग्राम से भी समझा जा सकता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को OX अक्ष पर दिखाया गया है यहाँ पर, और OY अक्ष पर सार्वजनिक वस्तुओं के वास्तविक प्रति व्यक्ति उत्पादन को दिखाया गया है। यहाँ पर जो रेखा है, A1 रेखा जो है आपकी, ये वाली रेखा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक निश्चित समय में समाज के कुल आर्थिक उत्पादन का एक निश्चित अनुपात बनाए रखता है। दूसरे शब्दों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय देश के आर्थिक विकास के कारण वृद्धि होती है, परंतु सार्वजनिक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उत्पादन कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में समान बना रहता है। वैगनर के नियम को चित्र में प्रदर्शित करने के लिए, जैसे रेखा A2 जो बताई गई है, ये रेखा A2 है जी, इसमें स्थिर अनुपात रेखा को संदर्भ बिंदु की तरह प्रयोग किया गया है। पुनः A2 रेखा के साथ सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए गए कुल संसाधनों का समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय में जो लगातार वृद्धि होती है वो किस प्रकार से हुई है, उसको हम देख रहे हैं। वैगनर के अनुसार सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी कारण है उसको हम समझ रहे हैं एक एक करके। पहला जो कारण है वो है सामाजिक क्रियाकलापों में लगातार विस्तार। वैगनर ने स्वीकार किया है कि सामाजिक गतिविधियों में लगातार विस्तार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का मूल कारण है। भूतकाल में सरकार के कार्य बाहरी सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून के रखरखाव तक सीमित थे, परंतु आधुनिक एवं परिवर्तनशील युग में इस पुरानी विचारधारा में बदलाव आया है और सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्य करने लगी है। इसके अतिरिक्त वे व्यापारिक उतार चढ़ाव को कम करने और देश में पूर्ण रोजगार के लिए भी कार्य करने लगी है। इस प्रकार सरकार के कार्यों में वृद्धि से उनकी निरपेक्ष तथा सापेक्ष आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ है। दूसरा हम देखते हैं युद्ध और युद्ध के लिए तैयारी। वर्तमान शताब्दी में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण युद्ध है। कुल व्यय का आधा भाग राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च होता है। युद्ध और युद्ध संबंधी अफवाहें देश को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए बाध्य करती है और सैनिक वस्तुओं में प्रगति इतनी तेज़ी से हो रही कि वर्तमान समय में यह सबसे अधिक खर्चीला कार्य बन गया है। तीसरा जो कारण बताया है वैगनर ने, वो बताया है जनसंख्या में वृद्धि और नगरीकरण। सरकारी गतिविधियों और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक और कारण जनसंख्या और शहरीकरण में वृद्धि है। शहरीकरण की प्रक्रिया से इस प्रकार के व्यय में वृद्धि होती है और जीवन और संपत्ति का संरक्षण हो, ये सरकार पर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी डालती है। नेक्स्ट है विश्व मंदी। 1929 और 33 की महान विश्वव्यापी मंदी भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए एक अन्य मुख्य कारण है। इस मंदी ने सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर कर दिया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी क्रियाकलाप बढ़ गए हैं। अतः आधुनिक सरकार की निवेश गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए एक और कारण पैदा करती है। नेक्स्ट है मूल्यों में वृद्धि। स्वतंत्रता के बाद से सार्वभौमिक स्तर पर मूल्यों में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए समान रूप से भागीदार है। मूल्यों में वृद्धि के दो प्रभाव होते हैं। प्रथम, सरकार को उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्चतर मूल्य प्रदान करने पड़ते हैं जो वह खरीदती है। द्वितीय, उसने अपने बढ़ते हुए व्यय के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय स्वयं के मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटक बन जाता है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक संस्थाएं। सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने में प्रजातांत्रिक संस्थान प्रत्यक्ष घटक नहीं है, परंतु यह इस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाना पड़ता है और यह केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तरों के संसद और विधानमंडलों पर भी व्यय करेगा। इसके अतिरिक्त इसे संपूर्ण संसार के साथ राजनीतिक संबंध और मैत्री संबंध भी बनाने होते हैं। इस संदर्भ में यह नोट करना आवश्यक हो जाता है कि विकसित देशों में अविकसित देशों की स्थिति को समझना और इन देशों के लिए अपने संसाधनों का आवंटन भी प्रारंभ कर दिया है। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है। नेक्स्ट है आर्थिक योजना की भूमिका। आजकल सभी देशों की सरकारें आर्थिक योजनाएं अपनाती है जिससे कि देश का आर्थिक विकास हो। इसके कारण भी व्यय में अधिक से अधिक वृद्धि हो रही है। जीवन की आधुनिक उलझनें। आधुनिक जीवन की बढ़ती हुई जटिलताएं सरकार को साधारण जनता के हित में बहुत से गुणात्मक और संख्यात्मक कार्य करने पर बाध्य करती है, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती हुई कुशलता निजी संगठनों की तुलना में इसका व्यय बढ़ाती है। यह सर्वविदित है कि व्यक्तिगत निजी संगठन सदैव अधिकतम लाभ देखते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र देश का सामाजिक हित देखते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रोफेसर वेगनर की परिकल्पना की आलोचना की गई है। इसमें अंतर अनुशासीय संबंधों की कमी है, ऐसा कहा गया है। संशय नहीं है कि इसमें अंतर अनुशासनीय प्रक्रिया की चर्चा है, परंतु इसमें विश्लेषणात्मक ढांचे में अनिवार्य अंतर अनुशासनीय संबंधों की कमी है। अन्य विज्ञान जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सार्वजनिक व्यय के किसी भी सिद्धांत में शामिल होनी चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांत में समाज के सांस्कृतिक गुणों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अतः वेगनर द्वारा वर्णित आकस्मिक स्थितियों पर विचार करती है, जो कि औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के दौरान बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की सभी प्राथमिक निर्धारकों का निर्माण करती है। दूसरी जो विशेषता है वो विस्तृत विश्लेषण नहीं। वेगनर की परिकल्पना या इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्वों का वर्णन है, परंतु उसका व्यापक विश्लेषण की इसमें कमी पाई गई है। तीसरा इसमें है पश्चिम देशों में स्वीकार नहीं। वेगनर ने स्वयं निर्धारण सिद्धांत दिया है जो कि पश्चिम देशों को भी स्वीकार नहीं किया गया उनके द्वारा। युद्ध के प्रभाव पर ध्यान नहीं। अंतिम आलोचना है। वेगनर की परिकल्पना में सरकारी व्यय पर युद्ध के प्रभाव की आलोचना की गई है, जो कि आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण घटक है।
इस प्रकार आज हमने वैगनर का जो सिद्धांत है राज्य क्रिया विधि का, उसको समझा। धन्यवाद।